ठीक है। अभी हम एक्चुअल आज से हमारी पहली क्लास चक्रास को अंडरस्टैंड करने के लिए शुरू कर रहे हैं। हमने बेसिकली 7 चक्र कौन कौन से होते हैं बताए थे। कौन नाम बता सकता है सातों चक्रास के? सातों चक्रा के कोई नाम बता सकता है? कौन कौन से 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं? सबसे पहले नीचे हमारा रूट चक्र है, जो हमारे टेलबोन के पास है। उसके बाद हमारा स्वादिष्टान चक्र है। उसके बाद मणिपुरा है, अनाहत है, विशुद्धा है, अंजना है और सहसार है। क्लियर है यहाँ तक? सातों नाम यस। क्लियर है? यस। चलिए, आज हम हमारे सबसे पहला चक्र, जिसे रूट चक्र कहते हैं, उसके बारे में जानना शुरू कर रहे हैं। रूट चक्र हमारे शरीर के रीढ़ के हड्डी के पीछे, जहां पे हमारा टेल बोन होता है, कोकेक्स बोन, वहां पर है। क्लियर है सभी के लिए? यस। अब ये रूट चक्र हमारे टेलबोन के पास कोकिक्स के रीजन पे और पेरिनियम के रीजन पे है। इसका संस्कृत नाम मूलाधारा चक्र, इंग्लिश में इसे रूट चक्र कहते हैं, और हम हिंदी भाषा में इसे बेसिक चक्र कहा जाता है या मूलाधार चक्र कहते हैं। संस्कृत का भी नाम मूलाधारा है। इसका रंग लाल और मरून कलर का होता है। यह हमारे बॉडी पार्ट्स से रिलेट कौन कौन से बॉडी पार्ट से रिलेट करता है? बोन्स, टीथ, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर लिम्स। अगर हमें बोन से रिलेटेड इश्यूज है, दांतों से रिलेटेड बीमारियां है, हमारे निचले पाचन तंत्र के हिसाब से कोई बीमारियां है, बड़ी आंत यानी हमारा अगर कॉन्स्टिपेशन की वगैरह प्रॉब्लम है, और अगर हमारे लोअर लिम्स इन्वॉल्व है, तो ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे रूट चक्र से बिलोंगिंग होगी। क्लियर है यस। सभी को? अगर हो सके तो अपने वीडियोस ऑन रखिए। अगर आपको नेटवर्क के इश्यूज नहीं हो या ये नहीं हो, तो आप, ये लर्निंग एनर्जी की है, और एनर्जी को आप अगर पर्दे बंद रखोगे तो आप तक एनर्जी कभी पहुंचेगी नहीं। तो आपकी हीलिंग होने में दिक्कतें आएंगी या समझने में भी दिक्कतें आएंगी। अब हम समझते हैं कौन कौन सी बीमारियां ये चक्र के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हमें हो सकती है। तो सबसे पहली हम चीज समझेंगे, तो सबसे पहले हमारा लोअर बैक पेन। अगर हमारे कमर के निचले हिस्से में हमेशा दर्द है, तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र ब्लॉक है। उसके बाद अगर हमारे पास सायटिका की जैसी प्रॉब्लम है, फिर वो दोनों तरफ की हो, राइट हो लेफ्ट हो, कोई भी सायटिका हो, वहां पर कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र ब्लॉक है। अगर हमारी बड़ी आंत से रिलेटेड या हमारे गुद्द्वार यानी हमारी संडास की जगह रेक्टल की अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में सूजन रहती है,
कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सारी बीमारियां कहीं ना कहीं हमारे रूट चक्र के साथ इन्वॉल्व है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम यानी प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर सूजन रहना और उसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस वगैरह होना, बार बार पेशाब लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे रूट चक्र से बिलोंगिंग होती है। इम्यून डिसऑर्डर्स यानी हमारी रोग प्रतिकार क्षमता अगर कम है और कहीं ना कहीं अगर हम ओबेसिटी के शिकार बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा रूट चक्र का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अब मुझे बताइए, क्या आप अपने अंदर या आपके परिवार के कोई भी लोग या व्यक्ति के अंदर आपको इस प्रॉब्लम को दिखती है क्या? इस चक्र से संबंधित प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है क्या? जो भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे डिफाइन की है, कमर का दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम, पैरों की तकलीफें, हड्डियों की तकलीफें, दांतों की तकलीफें, इम्यून डिसऑर्डर, ओबेसिटी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, क्या आप में से कोई इन प्रॉब्लम से सफर कर रहा है? ये हेल्थ इश्यूज से सफर हो रहा है? बताइए, किसी को इसमें कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है? यस। किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है? किस चीज से रिलेटेड इश्यूज आते हैं? क्या प्रॉब्लम्स है? चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हो। जैसे किसी ने कहा है उन्हें इम्यून प्रॉब्लम्स, लेग्स पेन और पाइल्स की तकलीफ है, दांतों की तकलीफ है, तो इनका रूट चक्र की इन्वॉल्वमेंट होने की संभावना अत्यधिक है। ये क्लियर है? साइटिका क्या होता है? साइटिका में क्या होता है? साइटिका यानी पैरों की नसों में दर्द रहना। जैसे कमर से जो अच्छा। नस निकल के नीचे पैरों में जाती है, उसके अंदर साइटिका नव में दर्द आना। अच्छा। ठीक है? ओके। तो समझ आ रहा है जैसे हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है? ये हमें क्या चीजें देगा कि जिससे हमारा ये चक्र के बारे में हम समझ पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये हमें अपने जीवन में भौतिक दुनिया से रिश्ता बना के देता है। हमें हमारे पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। ये चक्र हमें हमारे पृथ्वी तत्व से जोड़ता है, हमारे अंदर सुरक्षा का भाव देता है, साथ ही साथ भौतिक दुनिया से रिश्ता बनाता है। अब भौतिक दुनिया क्या है? मनुष्य कौन कितनी तरह की दुनिया में जीता है? किसी को पता है? भौतिक दुनिया यही है जिसमें हम जी रहे हैं, मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी भौतिक दुनिया, जहां पे हम हमारे लिए सेंट्रलाइज होके जीते हैं। और दूसरी दुनिया होती है आध्यात्मिक दुनिया, जहां पे हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। क्लियर है? तो ये चक्र कहीं ना कहीं हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये हमारी मूलभूत जरूरतें, सुरक्षा, स्थिरता,
और हमारी जिंदा रहने की उत्कृष्ट भावना को दर्शाता है। क्लियर हो रहा है? ये चक्र हमारी सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स, स्टेबिलिटी और हमारे अंदर की जिंदा रहने की भावना यानी हमारा लाइवलीनेस। क्लियर हो रहा है? सभी को समझ आ रहा है? ये जी। हमारे कहाँ से कनेक्ट होगा, कौन से चीजों से कनेक्ट होगा, क्योंकि ये क्लियरिटी रखोगे तभी आप अपने अंदर काम कर पाओगे। तो पार्टिसिपेट करना है, ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है, अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, तो आपके लिए सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है? तो समझ में आ रहा है ये हमारे अंदर कौन से चीजों से हमारे जुड़ा होगा। अब कोई भी चक्र अगर बैलेंस नहीं है तो वो एक तो इम्बैलेंस हो सकता है या बैलेंस हो सकता है। ये पहली चीज। इम्बैलेंस होगा तो वहां पे भी दो चीजें दिखने में आएंगी। एक चीज दिखने में आएगी, वो ओवर एक्टिव हो सकता है, और दूसरी चीज दिखने में आएगी, शायद वो अंडर एक्टिव भी हो सकता है। ओवर एक्टिव यानी क्या? अधिक सक्रिय, जरूरत से ज्यादा होना यानी हाइपर। और दूसरी चीज है अंडर एक्टिव यानी कम सक्रिय या अल्प सक्रिय, जहां पर जितना पोटेंशियल चाहिए उससे कम वो दे रहा है। क्लियर हो रहा है? जी। यस। अब हम समझेंगे कि अगर ये चक्र किसी व्यक्ति के अंदर स्थिर है, सबसे पहले हम देखेंगे कि चक्र अगर बैलेंस है तो वो हमें क्या क्या दे सकता है। अगर हमारा चक्र स्थिर है तो वो हमें स्थिर निश्चित यानी स्टेबल बना के रखेगा। केंद्रित, केंद्रित यानी फोकस। साथ ही साथ सुसंगत महसूस होगा। सुसंगत यानी क्या? हम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। क्लियर है? अब जिन्होंने कहा था कि उन्हें इस चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन्होंने यह समझना है कि बैलेंस वाले फैक्टर दिख रहे हैं या इम्बैलेंसिंग दिख रही है, इन चीजों में वो कम है ज्यादा है, तो उनका चक्र ओवर है, अंडर है या बैलेंस है, ये समझ आएगा। क्लियर है? इनके अंदर आत्मविश्वास पूरी तरह से भरा होगा, जल्दी से दूसरों पर, अपने पद पर और परिस्थितियों का विश्वास करेंगे, खुद को सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर महसूस करेंगे। क्लियर है? बैलेंस है अगर ये चक्र, तो वो हमारे अंदर इन चीजों को देगा। विपत्तियों और कठिनाइयों के समय पर उनका सामना करने पर ये सक्षम होंगे। वहां पे सहजता से काम लेंगे, सहजता और अनुग्रह से खुद को परावर्तित कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये अगर चक्र बैलेंस है तो ये कहीं ना कहीं हमें सेफ फील करवाएगा, सिक्योर्ड फील करवाएगा, ग्राउंडेड रखेगा, स्टेबल रखेगा। फिजिकली हम हेल्दी और प्रॉस्परस रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये हमें परिस्थितियों से लड़ने के लिए काफी अच्छा मजबूती देके रहेगा। तो हम परिस्थितियों से अच्छा लड़ पाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और हम लोगों पर अच्छे से विश्वास कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? अगर चक्र बैलेंस है तो हमारे लिए क्या क्या चीजें होंगी, क्लियर हो रहा है? जी। अब हम समझेंगे जिन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई थी, क्या उन्हें जो प्रॉब्लम है
तो क्या ये बैलेंस वाले फैक्टर उन्हें दिख रहे हैं क्या अपने अंदर, या इनमें कमी या ज्यादा दिख रही है ये सारी चीजें? जिन्होंने भी मैसेज किया था, क्या उन्हें अपना रूट चक्र बैलेंस महसूस हो रहा है या वहां दिक्कतें लग रही है? जैसे इन्होंने कहा है कॉन्फिडेंस की कमी है, बैलेंस नहीं है लाइफ में। तो हमें यहाँ से जैसे बीमारी है, उससे भी हमें चक्रास के बारे में पता चल रहा है। साथ ही साथ अगर हमारे अंदर कुछ बैलेंसिंग नहीं है, तो भी हमें समझ आएगा कि भविष्य में हम किन बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, ग्रस्त हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को ये चीज? समझ आ रहा है? यस। अब हम समझेंगे, अगर चक्र हमारा अंडर एक्टिव है, अल्प सक्रिय है, तो हमारे अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। क्लियर है? तो अगर चक्र हमारा अंडर एक्टिव है, तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को वो थकावट और जीवन शक्ति की कमी महसूस होगी। उनको हमेशा थका थका हुआ, वीक फील होगा। जैसे उनके अंदर की एनर्जी की क्षमता जो होगी वो कम होगी। असुरक्षितता का भाव होगा, अनसिक्योर्ड फील करेंगे अपने आप को। परिवर्तन का भय, जैसे उनके अंदर वो चेंज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से उनके अंदर फियर एंजाइटी आ जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं परिस्थितियों से निपटने में कठिनाई महसूस होंगी। चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई लगेगी। खुद को धरती से जोड़कर रख नहीं पाएंगे। संघर्ष लगेगा उनको अपने आप को स्टेबल रखने में। सर में हमेशा हल्कापन, चक्कर आना, खुद को बिखरा हुआ महसूस करना, ये सारी चीजें उन्हें महसूस होंगी। इन्हें अपने शरीर को एक जगह पे स्थिर रखने में दिक्कत महसूस होगी। लंबे समय तक ये एक जगह पे बैठ नहीं सकेंगे या खड़े नहीं रह पाएंगे। इन्हें बार बार यहाँ वहां होते रहेंगे। क्लियर हो रहा है? जी। इन्हें बार बार चोट लगते रहेगी, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चलते चलते गिर सकते हैं। बार बार गिरना या लड़खड़ाना, या जब चीजों के बीच में से चलना होगा तो ये ठोकर खाएंगे। क्लियर हो रहा है? यस। जी। जब ये चक्र अंडर एक्टिव होगा, तो इनके अंदर कहीं ना कहीं डर, एंजाइटी, असुरक्षितता का भाव, कहीं ना कहीं ये अपने पृथ्वी तत्व से की कमी रहेगी, तो ये ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इन्हें हमेशा अपने अंदर वीकनेस लगेगी, चक्कर आना, सर घूमना, हाथों पैरों में ताकत नहीं होना, ये सारी चीजें फील होंगी। अब हम समझेंगे, अगर ये चक्र ओवर एक्टिव है, एक्सेस है किसी के अंदर, तो उन्हें क्या क्या चीजें महसूस हो सकती है। अगर चक्र ओवर एक्टिव है, तो वो ग्रीडी हो जाएंगे, यानी उनके अंदर लालच बढ़ने लगेगा, बहुत ही लालचीपन आ जाएगा। अत्यधिक गुस्सा और क्रोध करने वाले बनेंगे। इनके अंदर आक्रामकता और आवेशशीलता बढ़ने लगेगी। गुस्सा यानी एंगर, इनके अंदर एग्रेसिवनेस आएगा। ये जल्दी से गुस्सा करने लगेंगे, एग्रेसिव होंगे, और साथ ही साथ अत्यधिक लापरवाह होते जाएंगे।
उसके बाद इनके अंदर कहीं ना कहीं लड़ाई खोरपना होगा, छोटी छोटी बातों में ये लड़ाई करने वाले हो जाएंगे। इनके अंदर कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो जाएंगे और अपने भ्रम को ही ये सच मानेंगे। और जब जब इनके भ्रम के साथ कोई छेड़खानी होगी तो इनके अंदर भी एंजाइटी डिप्रेशन आने की संभावना चालू हो जाएगी। क्लियर है? ये जमाखोरी करेंगे, जरूरत से ज्यादा अपने पास सामान इकट्ठा करके रखेंगे और ये बड़े रिस्क टेकर होंगे। ये जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाएंगे, बिना जरूरत के भी जोखिम लेंगे। इन्हें साहस करना अधिक प्रिय होगा, लेकिन ये साहस हमेशा इन्हें तकलीफों में डालेगा। क्लियर है? अनावश्यक भोजन या अत्यधिक भोजन करने की इनके अंदर लालसा होगी। जैसे ये लिमिटेड चीजों में बिलीव नहीं करेंगे, अनलिमिटेड सारा चाहिए होगा। खाने को भी बैठेंगे तो नॉर्मल इंसानों की तरह दो चार रोटियों में इनका पेट नहीं भरेगा। इनकी भूख जैसे खाते जाएंगे बढ़ते ही जाएगी। क्लियर हो रहा है? जरूरत नहीं जी। होने पर भी ये अत्यधिक खाने की कोशिश करते रहेंगे। समझ में आया? चक्र अगर बैलेंस है, अंडर एक्टिव है, जी। ओवर एक्टिव है, तो क्या क्या चीजें दिखेंगी? क्लियर है यहाँ पे? सबको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है? रूट चक्र के बारे में हमने जो भी जानकारी ली है सभी को क्लियर है? यस। ये रूट चक्र था क्या? ये रूट चक्र की बात चल रही है। अच्छा। तो हमें समझ में आया हमारा रूट चक्र की अभी पोजीशन क्या है। तो अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे और उसमें हम महसूस करेंगे हमारा रूट चक्र अभी कौन से स्थिति में है। अपने आप से हम वैलिडेट करेंगे और समझेंगे कि हमारा रूट चक्र कैसा है। क्लियर है? जी। चलिए, सभी लोग मेडिटेशन की मुद्रा में बैठेंगे। अगर पालकी मार के बैठ सकते हो तो पालकी मार कर बैठना है, और अगर किसी को कुर्सी पे वगैरह बैठना है तो अपने दोनों पैरों को सीधा जमीन पर लगाकर रखना है। दोनों पैर एक दूसरे के अंदर क्रॉस रखकर बैठना नहीं है। पलंग पर बैठकर करना नहीं है। एक तो जमीन पर बैठ जाइए या किसी प्लास्टिक के चेयर पे वगैरह आप बैठ सकते हो। चेयर पे वगैरह बैठ के कर सकते हो, सोफे पे बैठकर कर सकते हो। बेड पे अपने नहीं बैठ सकते क्या? बेड पे बैठ के कभी भी करना नहीं होता। ओके। देखो, बेड हमारे सोने के लिए होता है ना। जी। तो जैसे उनके अंदर मेडिटेशन वगैरह कम करना होता है, ज्यादा से ज्यादा, फिर वो एनर्जी अच्छी नहीं बनती। फिर अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो हमें चेयर पे वगैरह बैठ के कर सकते हैं, या नीचे दरी बिछा के या नीचे कारपेट पे? जमीन पे जरी बिठाकर बैठ जाओ, वो सबसे बढ़िया होता है। पालकी ठीक है। मार के बैठना सबसे बढ़िया है। मैं वही बैठती हूँ कारपेट पे। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन में आ गए हैं। और मेडिटेशन करते वक्त सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि आपके ओरा की स्कैनिंग होगी यहां से। अगर आपका ओरा कितना ब्लॉक है, आपका चक्र कितना ब्लॉक है, यहां से हम आपकी ओरा स्कैनिंग करने वाले हैं। जिनके वीडियो ऑन रहेंगे उन्हीं की सिर्फ ओरा स्कैनिंग होगी। जिनके वीडियोस ऑफ रहेंगे उनकी ओरा स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। सभी को ये बात को ध्यान रखना है।
शाम तो मोबाइल स्टैंड का है। सभी लोगों वो को वो ले लिए। तैयार है? सभी लोग एक चलिए, अपने दोनों हाथों को सीधा अपनी थाइस पर रखना है, आकाश की ओर करके। आंखें बंद करनी है, कमर को सीधी, गर्दन को भी सीधी रखना है। एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए कमर और गर्दन के बीच में, सर तक, कि जिससे हमारे सातों भी चक्र एक अलाइनमेंट में आए, कि जिससे एनर्जी का फ्लो होने में कोई भी परेशानी नहीं हो। 5 बार लंबी गहरी सांसों को अंदर लेंगे और सांसों को बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते वक्त अपने पेट को पूरा फुलाने की कोशिश करनी है और धीमे धीमे लंबी सांस बाहर छोड़ना है। अब धीमी धीमी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। अब धीमी धीमी सांस, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न हमें देखना है। हमारा श्वास कौन से तरफ से चल रहा है, दाहिया दाहिनी तरफ या बाई तरफ, राइट या लेफ्ट। महसूस करना है हमारा श्वास कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है। बिल्कुल भी लंबी खास दोनों नाक से सांस लेने की कोशिश नहीं करनी है। धीमी धीमी सांस जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसी को हमें करना है और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। जब भी हम हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे, कई सारे विचार आएंगे, हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपने आप को स्थिर रखना है और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेकर जाना है। अपने सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास हमें करना है। अपने आप को शांत, रिलैक्स महसूस करना है। धीरे धीरे आजू बाजू की सारी आवाजें खत्म हो रही है, सुनाई नहीं पड़ रही है। मैं अंदर से बहुत शांत, रिलैक्स, आनंदित होते जा रहा हूं। उस आनंद की अनुभूति अपने अंदर करना है। वो शांति अपने अंदर अनुभव करनी है। हमारे सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करते रहना है। विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे और हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे मैं उल्टी गिनती करते जाऊंगा, हम धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन से जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे।
5, 4, 3, 2, शांत, रिलैक्स, 1। अपने अवचेतन मन से मैं पूरी तरह से जुड़ चुका हूं। अब अपने आप से पूछना शुरू करना है। कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसे आपको अपने अंतर मन से पूछना है, उसे समझना है और उसके जवाब को अपने अंदर लिख कर रखना है मन में ही। सबसे पहला सवाल, क्या मेरे जीवन में स्थिरता है? आई एम स्टेबल। क्या मैं स्टेबल हूं? अपने आप से पहला सवाल पूछना है। या मेरे अंदर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है? अगर है तो वो कैसी है, ये भी समझने का प्रयास हमें करना है। क्या मैं जमाखोरी करता हूं या मेरे पास जरूरत के संसाधन भी नहीं होते हैं, उनकी भी कमी होती है, ये हमें समझना है। सभी लोगों को अपने अंतर मन से इस सवाल का जवाब लेना है। अब दूसरा सवाल पूछना है, क्या मुझे तीनों वक्त सही से खाना पीना मिल जाता है, या मैं जो भी भोजन की कल्पना करता हूं वो भोजन मुझे मिलने में दिक्कतें आती है, या जरूरत से अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर है? कैसे, कौन से तरह की चीज मेरे अंदर मुझे महसूस होती है, ये समझना है। उसके बाद इस सवाल का जवाब लेना है, अपने अंतर्मन में रखना है जवाब। उसके बाद तीसरा सवाल अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं, या मेरे अंदर अत्यधिक असुरक्षितता का भाव है? अगर अत्यधिक असुरक्षितता है तो जरूरत की चीजों की कमी की वजह से असुरक्षित लग रहा है, या जरूरत से ज्यादा है करके असुरक्षित लग रहा है, इसे समझना है। फिर चौथी चीज को समझना है कि मैं चीजों को कैसे जमा करके रखता हूं। क्या मेरे पास जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध होती है, या कई सारी चीजें मेरे जरूरत की मेरे पास होती ही नहीं है, या चीजें जरूरत से अत्यधिक मेरे पास होती है? अपने आप से
ये सवाल पूछने हैं। चौथा सवाल था, चीजें जरूरत की हिसाब से सब कुछ है। सबसे डिस्टर्बेंस हो रहा है, पूरा आवाज आ रहा है यहाँ पे किसका क्या। आवाज आ रहा है? चीजें जरूरत से कम है या चीजें जरूरत से अत्यधिक है, इसको अपने अंदर समझने की कोशिश करनी है। फिर पांचवा सवाल पूछना है अपने आप से, क्या मेरे अंदर की रोग प्रतिकार क्षमता कैसी है? क्या मैं बार बार बीमार पड़ता हूं? छोटी छोटी बातों से मेरे अंदर बीमारियां आती है। थोड़ा सा भी बदलाव मुझे बीमार करके छोड़ देता है। या मैं हेल्दी लाइफस्टाइल में जीता हूं। या कई सारी बीमारियां मेरे अंदर ऐसी है जिनका इलाज हो पाना मुश्किल है। इन पांचों सवालों को अपने अंदर अनुभव करना है। इसके अलावा जो भी हमने देखा था, बैलेंस है, इम्बैलेंस है, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव में क्या क्या चीजें होंगी, अपने आप को अगले 2-3 मिनट एनालाइज करोगे। हम कहाँ पर है? क्या मेरे पास, सबसे पहला एक सवाल अपने आप से पूछ लीजिए, क्या मेरी जरूरत की लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक पैसा मेरे पास रहता है, या आवश्यकता के इतना पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं रहता, या आवश्यकता से अत्यधिक पैसा मैंने संग्रह करके रखा है? ये छठा सवाल अपने आप से पूछिए। पैसा मेरे पास कौन सी मात्रा में आता है? इसके आगे का सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या मेरे अंदर कई सारे चीजों को लेकर डर है, भ्रम है? क्या मैं अत्यधिक डरपोक हूं, या एक बैलेंस लाइफ में जीता हूं, या मैं जरूरत से ज्यादा साहसी और बिना जरूरत के साहस करने वाला हूं, जोखिम उठाने वाला हूं? पूछिए अपने आप से इन सवालों के जवाब। क्लियरिटी लाइए माइंड में, अपना चक्र कौन से स्थिति में है। फिर अपने आप से भी समझिए कि क्या मेरे अंदर दांतों से, हड्डियों से, क्या पैरों से संबंधित बीमारियां हैं, निचली कमर से रिलेटेड बीमारियां हैं, किडनी रिलेटेड, या मूत्र मार्ग की कोई बीमारी है, प्रोस्टेट की बीमारी है, साइटिका की प्रॉब्लम है, लोअर बैक पेन है? क्या इनमें से किसी बीमारियों से मैं ग्रस्त हूं? उसे भी हमें समझना है अपने अंदर। अपने अंदर सारी क्लियरिटी हमें लानी है। अगले 1-2 मिनट अपने आप से, अपने अंतर मन से सारी चीजों को एक बार रिवाइज करके पूछोगे आप,
अब आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सामने लाओगे, एक दूसरे के ऊपर रब करोगे और अपने चेहरे पे लगाओगे। अपने आप को रिलैक्स, शांत महसूस करोगे। किसी का भी कैमरा ऑन नहीं था। शुरुआत में सीमा जी का कैमरा ऑन था, तो उनका हल्का ओरा स्कैनिंग मशीन लगाई थी, उसमें हो पाई थी। बाकी किसी के भी कैमरे ऑन नहीं थे, इस वजह से उनकी ओरा स्कैनिंग बिल्कुल भी हो नहीं पाई। क्योंकि हम आपकी मदद तभी कर पाते थे जब आपकी ओरा स्कैन होके हमें समझ आता था कि आपका चक्र की पोजीशन क्या थी। अब हमें अपने अंदर एनालाइज हो गया है कि हमारे आज के तारीख में हमारी पोजीशन रूट चक्र के बारे में कहा है। कोई अपने को बताना चाहेगा कि उसकी क्या पोजीशनिंग है अभी? सभी को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी। यस। आवाज में कोई दिक्कत थी मेडिटेशन के दौरान? नहीं नहीं। नहीं, पूरा आवाज तो एकदम क्लियर है। ठीक। अभी सभी को रूट चक्र के बारे में सारी क्लियरिटी आ गई है, समझ आ गया है आज जो कुछ भी हमने पढ़ा वो रूट चक्र के बारे में? यस। चलिए हम थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे। सभी लोग अपने अपने कैमरा अभी तो भी ऑन कर ले। समझो सीमा जी के यहाँ शादी है, अगर उनको लगता है कि ज्यादा शोर शराबा है तो उन्हें सिर्फ आंसर देने के लिए जब लगे तब वो चाहिए तो अपना माइक ऑन कर देना, नहीं तो फिर वो ऑफ रख सकती है। बाकी सभी लोग अपने अपने माइक ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि रैपिड फायर में जो जितने अच्छे से सवाल देगा उसका चक्र की पोजीशन उस पर समझ भी आएगी। अगर आदमी ने बहुत भंगार घर में जमा करके रखा है तो उसका चक्र कैसे रहेगा? ओवर एक्टिव। ओवर एक्टिव। ओवर ओवर। एक्टिव। ओवर एक्टिव। अब अगर किसी व्यक्ति के पास अपने रोज के खाने की चीजों की कमी है, लो, कम होगा उसका चक्र। कोई व्यक्ति आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बैलेंस। 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 अगर किसी व्यक्ति को एक हमेशा डर लगा रहता है कि उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा, लो, चक्र लो इम्बैलेंस। है इसका। चक्र इम्बैलेंस। लो है। लो। अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है और बिना ओवर। जरूरत के भी रिस्क लेने की आदत बन चुकी है, ओवर ओवर ओवर। कॉन्फिडेंस। एक्टिव। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लो। 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 ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर एक्टिव। ओवर ओवर। एक्टिव। ओवर एक्टिव। अपनी बातों को स्पष्टता से रखता है, लो। बैलेंस। 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 अच्छा, रखता है बैलेंस। अपनी बातों को स्पष्टता के साथ रखता है, बैलेंस बैलेंस। बैलेंस। अत्यधिक बैलेंस। आवेश में आकर बात करता है, ओवर। 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 अपनी बात रखने के लिए शब्दों में वजन ही नहीं होता। लो। 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 तो सभी लोगों को काफी अच्छे से रूट चक्र की क्लियरिटी आ गई है।
Yes. जी। आज सुबह के प्रैक्टिस सेशन में कोई भी लोग नहीं थे। उसकी वजह से जो भी बॉडी प्यूरिफिकेशन होनी थी वो प्रोसेस किसी की भी इस हफ्ते में हुई नहीं है। एक्चुअली अनिल सर, मेरे लिए तो मॉर्निंग में अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता नहीं नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं तो है। पहले से मैं बोली थी। आपका पहले हो चुका है, वैसे दिक्कत नहीं है। हाँ। तो हमें रूट चक्र की बैलेंसिंग करने के पहले हमारा फिजिकल और मेंटल, देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके घर में पानी जरूरत से अधिक भर के रखा है और आपको अगर नया पानी भरना होगा तो आप क्या करते हो? फैलाएंगे उसको, पुराने पानी को। पुराने पानी को गिरा दोगे, सही है ना? अगर आपके घर में गेहूं का भंडार भरा हुआ है तो नए गेहूं खरीद के लाओगे तो, और नए नए गेहूं इस्तेमाल कर लोगे तो वो अंदर के गेहूं पड़े पड़े क्या हो खराब हो जाएगा। जाएंगे? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। तो जब जब तक हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत अधिक पड़ी रहेगी तब तक हमारे पास नया नॉलेज अच्छे से नहीं पहुंचेगा। क्लियर है? और जब तक हमारी निगेटिविटी फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से क्लियर नहीं होती 3 दिनों तक, तब तक हम रूट चक्र पे काम नहीं कर पाते। अब मैंने जो प्रैक्टिस सेशन दिया था बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, किसी ने भी पूरा किया है क्या घर पर? प्रैक्टिस के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला था आधे घंटे का कि बुधवार गुरुवार शुक्रवार आपको इस सेशन की प्रैक्टिस करनी है, या आज शनिवार तक भी किसी ने किया है चारों दिन उसकी प्रैक्टिस? अगर आप लोग कल सुबह की क्लास अटेंड करोगे तो आप लोगों की सबकी क्लीनिंग हम करवाएंगे अच्छे से। और मंगल सोम 2 दिन में हम पूरी क्लीनिंग करवाएंगे। और फिर मंगलवार और बुधवार हमारा रूट चक्र हम बैलेंसिंग करवाएंगे। कल की शाम की क्लास में मैं आपके चक्रास के कैसे बैलेंस होगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ एक विजुअलाइज मेडिटेशन करवाऊंगा कि जो हमारे रूट चक्र को थोड़ा बैलेंस करेगा। लेकिन रूट चक्र को बैलेंस करने के कम से कम 5-6 तरह के अच्छे रास्ते होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं जिनको हम करवाएंगे। इसके लिए हमें 5 दिन का वक्त लगता है। तो मंगलवार से अगले 5 दिन उसमें भी मैं आपकी क्लास मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन लूंगा। और फिर अगले हफ्ते में रविवार को लूंगा, तब वहां पे हम सुबह की क्लास में ये 4 मेडिटेशन कर लेंगे और एक मेडिटेशन हम कल की रात में कर लेंगे। तो हमारे पांचों मेडिटेशन जो है रूट चक्र के पूरे होंगे। क्लियर है? प्रैक्टिस सेशन के किसी को भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। प्रैक्टिस सेशन में आपको खुद को प्रेजेंट रहना है और आपको वहां पे करना है। क्योंकि आप जब लाइव करोगे तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या कमी है वो समझ आएगी। क्लियर है सभी के लिए? सभी को क्लियर है? सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेशन रहेगा, 7 से 7:30। आप ही ने पोल किया है उसी के हिसाब से ले रहे हैं। मेरे लिए सबसे आइडियल वक्त है सुबह का 5:30 6 बजे। 7:30 या 8 बजे हो सकता है। नहीं, 8 के बाद तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, इसीलिए मैंने साढ़े टाइम सात से शुरू। आठ नहीं, हम 7:30। 7:05 तक शुरू करेंगे ठीक है। और कोशिश करेंगे कि पौने 8 तक खत्म हो जाए। देखिए, जिनको भी अपने रूट चक्र पे काम करना है उन्होंने कंपलसरी मंगलवार बुधवार को अटेंड रहना है, तो उनके रूट चक्र बैलेंस हो जाएंगे अच्छे से। क्लीनिंग होगी, हीलिंग होगी, और फिर अगले 2 दिन उसको इनराइज करेंगे हम लोग। क्लियर है? क्लीनिंग हीलिंग एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती।
वो कब करेंगे, शाम को क्या? सुबह में, सुबह 7 से 8। शाम को रखिए ना, सुबह मेरा पॉसिबल नहीं होता, मैं उठ नहीं पाती हूँ। आप नहीं उठ पाते वो आपकी दिक्कत है, बाकी सारे ग्रुप को क्या एडजस्ट होता है वो हमें देखना होता है। तो ज्यादातर हमने ग्रुप में पोल करवाया था, उसमें सारे लोगों का जवाब 7 से 8 आया था ठंड के दिनों में। ठीक है, चलिए। तो सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर है, आज की पढ़ाई हुई? अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, किसी को जाना है तो वो लीव कर सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट्स हो तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है इसमें? किसी को कुछ नहीं, ये पूछना है? क्लास शाम को नहीं होगी क्या कभी? नहीं, प्रैक्टिस सेशन हमारे सुबह होंगे। कल के क्लास में मैं बता दूंगा रूट चक्र को कैसे बैलेंस करते हैं वगैरह। हम्म। लेकिन जो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करेंगे हम, जो सिखाएंगे प्रैक्टिकली, वो प्रैक्टिस सेशन में ही होगा, इसीलिए इसको 90 दिन की प्रैक्टिस कही है। हमारे एक दिन काम करने से या थ्योरी समझने से हमारे चक्र बैलेंस नहीं होते, इसलिए हमें रेगुलर अटेंड करने पड़ेंगे और रेगुलर इन पे काम करना पड़ेगा, तभी ये चक्र हमारे बैलेंस होंगे। और गुरु के माध्यम से ही ये बैलेंस होते हैं जल्दी से। तो आपको लाइव क्लास करने में सबसे फायदा होगा। क्लियर है सभी को? सुबह किसी सात को भी बजे कोई? से? हाँ, 7 बजे से? सुबह 7 से 8। एक सही शुरुआत जीवन की होनी चाहिए। एक्चुअली ये क्लासेस सारी सुबह में लगती है। हमारी क्लास सुबह 4:30 बजे होती थी, 4:30 से 6:30। उसी में थेरी, उसी में प्रैक्टिकल। चक्रा की जितनी भी मेरी क्लासेस हुई थी मेरे गुरुदेव के पास, तो आशीष जी सुबह 4:45 बजे क्लास शुरू करते थे बराबर। पहला गायत्री मंत्र का जाप होता था, 21 मिनट का। हमने 1 लाख मंत्र जाप किए थे उसमें, रोजाना 1008 बार मंत्र का जाप उन्होंने हमसे करवाए थे साधना के दौरान, पौना घंटा रोज। और उसके बाद वो क्लास लेते थे। तो इंट्यूशन आने के लिए, हमारा इंट्यूशन अच्छा हो, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट से है जुड़े हुए, जिनको इंट्यूशन अच्छा करना है, उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना और रोज सुबह में 5:30 बजे के करीब अपनी साधनाएं करनी चाहिए कि जिनसे उनका इंट्यूशन बढ़े। किसी को सवाल है आज के रूट चक्र के बारे में? नहीं। उसमें फिर मेडिटेशन करना है ना? कल सुबह हम अलग अलग तरीके से इसको कैसे बैलेंस करेंगे कल शाम में देखेंगे। और साथ ही साथ हम अलग अलग तरह के मेडिटेशन करके इसको कैसे एनराइज किया जाता है वो भी सीखेंगे। तो ये सारा हमारे प्रैक्टिस सेशन में होगा। कल हम थ्योरी में सीख लेंगे क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली चीजों की प्रोसेस कैसी होगी ये सुबह के 7 से 8 के सेशन में देखेंगे। क्लियर ओके है? सर, थैंक यू। चलिए, आज की क्लास यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। रोज 7 से 8 ही होगी क्या क्लास, मॉर्निंग के? हाँ, मॉर्निंग की धन्यवाद। क्लास सुबह 7 से 8 ही होगी, रोज रोज होगी क्या? रोजाना। क्योंकि 90 दिन हमारी जो साधना चलेगी वो सुबह 7 से 8 होगी। शनिवार रविवार सिर्फ हम थेरी समझेंगे। ठीक है? और जी। ये हमने पूरे ग्रुप में पूछा है, 15 लोग हैं ग्रुप में, 15 लोगों के हिसाब से जो अच्छा सुटेबल टाइम है वो हमने लिया है। अगर चाहो तो मैं एक बार वापस पोल भी करवा देता हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने वहां पर जवाब दिया था 7 से 8 का टाइम। तो क्लियर है सभी के लिए ये? ये हाँ।
अब इसमें जो भी मेरे पेड मेंबर है कि जिन्होंने मुझे 5,000 रुपए की फीस दी है, उनको एक एडिशनल सेशन मिलेगा जो दोपहर के वक्त में होगा, जहां पर मैं खुद 1 to 1 उनका पूरा हीलिंग करवाऊंगा। क्लियर है? तो उन्होंने मुझे सोमवार से लेके बुधवार तक में दोपहर में एक टाइम फिक्स कर देना है, 2 से 3 के बीच में। सोमवार से लेके गुरुवार तक दोपहर में 2 से 3 के बीच वहां पर मैं उनकी 1 to 1 हीलिंग करवाऊंगा। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं।